आप सोच रहे होगे यहाँ पे कि ऊपरे मेरा एगो गलती हो गया था, आपको याद आएगा ये वाला सवाल हम लगता है गलती कर दिए हैं, छोड़ो ये कल एक एक्स्ट्रा बना लेते नीचे। नहीं, आप ये कर दिए, जो हो गया। अब नीचे मशीन को आप थोड़ी ना कहने जाओगे वहां पे जब चेक होगा कि हमारा पहला सवाल चेक नहीं किया जाए, हमारा ये वाला सवाल चेक किया जाए, ऐसा नहीं ना कहोगे। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। और जैसा कि आपके थंबनेल से पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम किस बात पे चर्चा करने वाले हैं, यानी हम मैथ्स के बोर्ड परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल में से किस प्रकार आसानी से 50 ऑब्जेक्टिव सवाल सही करेंगे और किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि हम वो परीक्षा में गलती ना करें। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। देखो आप सबके लिए होता क्या है ना कि साइंस वगैरह हो गया, SST वगैरह हो गया, इसमें क्या है कि आपको प्रैक्टिकल से कुछ नंबर आपको आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैथ्स में आपको 100 का 100 नंबर आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें से 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए 100 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 50 ही क्वेश्चन करना है। तो अब क्यों ना ऐसे ऐसे सवाल को चुन के करो जो आपको बढ़िया से आता हो ताकि आपको कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो हम इसमें से कुछ बातों को देखेंगे। एक नमूना है आपके सामने, एक पेपर लिया गया है, आप ही का एक पेपर जो सेंटर एग्जाम का है, और इसमें बताएंगे कि आपको किस तरीके से करना है सारे सवालों को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हम चलते हैं कुछ सवालों पर। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव सवाल तो रहेगा, लेकिन क्या क्या बातें हमें जाननी चाहिए। जैसे देखिए सवाल लिखा गया, भाग एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R। आप अगर मैथ्स का सिलेबस खत्म कर दिए हैं तो ये चैप्टर 1 का सवाल है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम A बराबर BQ प्लस R, यानी समझ जाइए ना। इस तरीके से नहीं समझ में आए तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल यही दिया हुआ है। तो भाज्य दिया हुआ है, भाजक है और यहाँ पे भागफल है, शेषफल निकालना है। ऐसे 9 8 72 पूरा का पूरा, तो R तो 0 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं सवाल इजी भी आता है और कुछ सवाल मॉडरेट भी आता है, ठीक है ना। आप अगर दिमाग लगाएं क्या किस तरीके से सवाल करना है। देखिए सवाल जो है ना, यहाँ से सवाल पक्का बनता है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चैप्टर 1 से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव सवाल आ जाता है। कुछ क्वेश्चन तो है हर साल रिपीटेड होते हैं, आपको ध्यान से हम दिखाते हैं कुछ सवालों को। ठीक है, मस AB, यानी A और B कोई संख्या होगा उसका मस, और A और B कोई संख्या उसका लस। आप पढ़े होंगे कि मस गुने लस बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यही दोनों संख्या है। इस तरीके का सवाल आपको यहाँ पे है, ठीक है ना। और भी सवालों को हम देखें, यहाँ पे √15, यानी यहाँ पे सवाल जो बनेगा ना किस तरह का सवाल बनेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया कि √15 है कौन चीज, पूर्णांक है, परिमेय है, तो आप क्या मारोगे, आप परिमेय मारोगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं यहाँ पे दिया गया है तो आप तो क्या मारोगे, आप परिमेय मारोगे। लेकिन आपके पेपर में सवाल क्या और तरीके से बन सकता है, इसी क्वेश्चन को लेकर हो सकता है आपके पेपर में सवाल बन जाए कि निम्नलिखित में से कुछ दे दिया ऑप्शन, √15, ठीक है, √16, √25 और √36, 4 गो ऑप्शन दे दिया और बोलेगा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये तो हो जाएगा 4 निकल के आ जाएगा, ये 5 निकल के आ जाएगा, ये 6 निकल के आ जाएगा, लेकिन यहां से तो नहीं निकल पाएगा ना। तो इस तरीके से आपको सवाल यानी परिमेय और अपरिमेय पे आपका सवाल बनेगा। तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं पता होना चाहिए, अपरिमेय किसे कहते हैं पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हो गया भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या का और अलग अलग नाम होता है। कोई आपसे पूछ देगा भाज्य, इसी का एक और नाम क्या हो जाता है, संयुक्त संख्या। क्या होता है, संयुक्त संख्या। इसी का एक और नाम क्या हो जाता है, यौगिक संख्या, ठीक है। ये तीनों आई होप ये पता होगा आपको, ठीक है ना। इसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा, यानी एक और खुद के अलावा कोई और भी उसको काट दे। जैसे कि सबसे छोटा भाज्य क्या होता है 4, इसको एक भी और खुद के अलावा 2 भी इसको क्या करता है, विभाजित कर देता है। 6 भी क्या हो गया, भाज्य संख्या, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6 खुद, तो एक और खुद के अलावा कोई और भी कर देगा तो भाज्य। यानी भाज्य क्या है, अभाज्य का विपरीत है, ठीक है ना। अभाज्य में किसी और संख्याओं से विभाजित नहीं हो पाता है। तो सवाल आपको क्या क्या बनेगा, देखो और भी आपको सवाल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखना, थोड़ा सा सारे चीज को क्लियर करने में। देखो आपको क्या पता होना चाहिए, करना आना चाहिए। 124 अभाज्य गुणनखंड आपको आना चाहिए। अगर आपका अभाज्य गुणनखंड करना आता है तो आप सवाल हो सकता है आपके सब्जेक्टिव में बन जाए सवाल कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 2 संख्याओं का महत्तम निकाले और लघुत्तम निकाले, यहां से भी सवाल बन जाता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड अगर आपको इस तरीके से आपको पता होगा, इसको सबको तोड़ेंगे अभाज्य संख्याओं के गुना में, उसे पूछ रहा है 2, जैसे काटेंगे तो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 62 हो गया, ठीक है। 62 दूनी 124, फिर 2 से लगाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 31, तो 2 का घात पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 2 का घात। जैसे यहाँ पे 2 छके 12 लगाएं, 2 दूनी 4 लगाएं, फिर 2 से, आई होप ये सब आपको आता होगा। तो 2 का घात कितना, 2 बार 2 आया है तो 2 बार आया है तो 2 हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको इजीली वे में सवालों को हल करना है। ये मैं कोई बनाया थोड़ी लाया हूँ, आपके जो पेपर में इस तरीके का सवाल आता है तो आपके बोर्ड परीक्षा में इस तरीके के सवाल आने वाले हैं।
अब देखो एक सवाल बनता है दशमलव प्रसार पे, किस पे बनता है सवाल, दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत। इसके लिए आपको पता करने के लिए आपको सबसे पहले अगर कोई कट रहा है तो काट दो, सरलतम रूप में पहले तोड़ दो, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखो क्या है 11 और 7, यहां पे कितना हो जाएगा 27, ये 7 तो खत्म हो गया और तो नहीं कटेगा ना, 30 को आप लिख दोगे 3 गुना 10 और 11 को तो 11 रन दोगे, नीचे 2 5 या तो 2 खाली आए या तो खाली 5 आए या 2 5 दोनों आए, उसके अलावा कोई और अगर आ गया ना तो अशांत, उसके अलावा कोई और आ गया तो अशांत। लेकिन सिर्फ 2 आए या 5 आए या 2 5 दोनों आए, 2 पर पावर n 5 के पावर m, इस तरीके से आप याद रख लोगे। तो अगर वो आएगा तो शांत, उसके अलावा कोई और आएगा तो अशांत। अगला सवाल क्या है, आप देखो लिखा गया दो संख्याओं का गुणनफल। हम बोले ना यहां से सवाल बनता है, 44 में क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल इस बार दे दिया है। आप क्या याद रखोगे ना कि दो संख्या होता है, एगो संख्या ए एगो संख्या बी, तो दो संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी, इसका महत्तम यानी HCF जो होगा ए बी का और LCM होगा ए बी का, याद रखना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर माशा गुने लसा, ये आप याद रखोगे, यहां से सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं पूरा का पूरा चैप्टर 1 का आपका सवाल है, ठीक है, चैप्टर 1 से सवाल है। देखो आसानी से खाली पूछ दे रहा है कि 36 और 84 का महत्तम, आप महत्तम नहीं निकाल लोगे, आपको 100 में से 50 करना है, आपको ये मौका चुकना नहीं चाहिए, आपको 50 सवाल सही करना चाहिए। एक बात और आप ध्यान रखना परीक्षा के लिए क्या ध्यान रखना कि अगर ये आपका OMR सीट है तो आपको 50 सवाल करना, तो ऐसा नहीं कि आप 50 से ज्यादा सवाल लगा दोगे और सोचोगे कि ऊपर वाला को गलती से गलती हो गया तो एक्स्ट्रा बना देते हैं तो इन्हें से कोई जोड़ देगा, नहीं। आपका गलत हो या सही हो, आपका 50 पहला बनाए, दूसरा नहीं बनाए, चलो तीसरा बनाए, चौथा बना लिए, पांचवा बना लिए, छठा नहीं बना, सातवां बना लिए, तो काउंटिंग तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5 सवाल बनाए। ऐसे करते करते आप 50 जहां पुर जाएगा आपका, जहां आपका 50 पुर गया, उसके बाद आप सही बनाओ चाहे गलती बनाओ, उससे परीक्षा वाले को, चेक करने वालों को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? वो बस गिन लिया कि 50 तो पूरा हो गया, अब तुम सही बनाओ। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे कि ऊपरे मेरा एगो गलती हो गया था, आपको याद आएगा ये वाला सवाल हम लगता है गलती कर दिए हैं, छोड़ो ये कल एक एक्स्ट्रा बना लेते नीचे, नहीं, आप ये कर दिए, जो हो गया। अब नीचे मशीन को आप थोड़ी ना कहने जाओगे वहां पे जब चेक होगा कि हमारा पहला सवाल चेक नहीं किया जाए, हमारा ये वाला सवाल चेक किया जाए, ऐसा नहीं ना कहोगे। तो आप ये बात को ध्यान रखना OMR में, ठीक है, कि आपको अच्छे तरीके से फील करना आना चाहिए, ठीक है। अब सवाल देखो, मेन आपको एक सवाल दिखाता हूं, चलते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो कभी आ जाता है कौन बहुपद है और कभी आ जाता है कौन द्विघात है, बहुपद है। बहुपद आपको चेक करने के लिए सीधा ध्यान रखना है कि जो चर होता है, क्या होता है, चर यानी x वाला y वाला, ये सब जो होता है ना, इस सब पे कभी भी भिन्न में पावर नहीं होना चाहिए, घात नहीं होना चाहिए, या फिर माइनस में नहीं होना चाहिए। आप देखो जरा, ये जो है ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखो आ गया है कौन बहुपद नहीं है, ये टिक, ये गड़बड़ टिक मारा हुआ है। यहाँ पे आप देखो 2/x-1, 2/x-1 में आप देखोगे ना तो नीचे है, तो 2 तो ठीक है, अब x-1 को ऊपर लेके जाओगे तो x-1 पर -1 घात आ जाएगा, ठीक है। तो ये तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं क्या है, ये नीचे आ गया, ठीक है ना। तो ये जो है C ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए ये सारा चीज को, ये बच्चा लोग गलती कर देता है, ठीक है। चलते हैं आगे सवाल की ओर। देखो कुछ सवाल को मैं दिखाते चल रहा हूं, ठीक है ना, और वो सारा चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये तो द्विघात से आ गया, देखो सवाल फिर कैसा बनता है, बहुत आसान सा। अब यहाँ पे देखो इस तरह का सवाल अगर आ जाएगा तब क्या करोगे, ये सवाल यदि किसी द्विघात बहुपद px, ये वाला पूरा का पूरा, देखो अगर आपको ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट करके बोलना, मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ऑब्जेक्टिव सवाल। आपको हर हाल में 100 में 50 सही करना ही करना है मैथ्स में और अच्छा नंबर अचीव करना है, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, ये पूरा का पूरा दे दिया। अब अल्फा बीटा बोल रहा है शून्य का है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है ना, एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या रहता है, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो उसको बोलते हैं a, और x के आगे वाला जो संख्या है वो क्या है, b बोलते हैं। तो साइन के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का 2, और ये जो संख्या यानी c है, c कितना है, 5 है।
तो ए बी सी, ए एक है, बी है और सी है। और अल्फा प्लस बीटा के लिए, किसके लिए? अल्फा प्लस बीटा जब भी आपसे पूछा जाएगा तो माइनस का बी बटे ए हो जाएगा। और माइनस का बी बटे ए करोगे तो माइनस यहां पे है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ए का मान कितना है? 1, तो 2 बटे 1 करोगे तो 2 ही होगा। तो करेक्ट आंसर आप किसको मार दोगे? बी ऑप्शन को। ठीक है, मैं पूरा कोई सॉल्यूशन ही आपको करवा, जैसे लग रहा होगा आपको कि आप तो पूरा सॉल्यूशन करवा रहे हैं। कैसे? आपको आसान आसान सा सवाल पकड़ना चाहिए, कुछ सवाल को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ कुछ चीजें हैं आपको जो करना चाहिए बिल्कुल। देखो यहां पे पूछ रहा है शून्यक निकालने के लिए बोल रहा है, आप क्या करना, या तो अगर इसको द्विघात समीकरण जैसा मानोगे तो वहां से भी कर सकते हो, सवाल को हल करके सीधे धराचार्य लगा कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करना, डायरेक्ट गुणनखंड इसको कर देना और उससे क्या करना, इसका आंसर निकाल के लेके आ जाना। ठीक है, आपको बस ये करना है कि 3 को ऐसा तोड़ दो तो 1 और 3 में यही होगा। तो 1 और 3 को ऐसा रखो कि जोड़ने के बाद -2 आए और गुना करने के बाद -3 आए। तो अब ऐसा रख लो ना, -3 और प्लस का 1, गुना करोगे तो -3 आएगा और जोड़ोगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। यही हमको चाहिए। तो बीच वाले टर्म को क्या करोगे? तोड़ दोगे, -3x और प्लस का x, और ये सेम टू सेम और ये सेम टू सेम। फिर आपको इसको पेयर बना लेना, इसको पेयर बना लेना और सारी चीजों को क्या कर देना, हल कर देना, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखो अब और क्या सवाल किस तरीके से, तो मैं एक हिंट आपको दे रहा हूं कैसे सवाल को करना है। फिर से पूछा है ना अल्फा प्लस बीटा। अब आप याद किए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस का बी बटे ए होता है। अब आप ऐसी मत मार देना माइनस का बी बटे ए और ये वाला सही कर देना, नहीं। आप देखो पहले यहाँ पे कैसे चेंज किया गया है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्या है? सी बना दिया, और x के आगे वाला b सेम टू सेम है, लेकिन इसको क्या बना दिया? a कर दिया, नहीं चेंज कर दिया। अल्फा प्लस बीटा सीधे क्या होता है? एक्स स्क्वायर के आगे वाला का गुणांक। किसका गुणांक? एक्स स्क्वायर के आगे। तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन? उसको बोलते हैं a बोलते हैं। ठीक है ना, तो a को बोल दिया c और c को बोल दिया है a। तो यहाँ पे माइनस का b बटे a है। a हम लोग मानते थे किसको? एक्स स्क्वायर के आगे वाले गुणांक को क्या मानते थे? a, लेकिन यहाँ पे क्या माना गया है? उसको c माना गया है। तो माइनस का b और बटे में क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। माइनस का b बटे में c हो जाएगा। तो माइनस का b बटे में c किस में है? a ऑप्शन में है। तो आप क्या मार दोगे? a वाले ऑप्शन को आप करेक्ट मार दोगे। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटे a। आप वैसे याद किए हो जब क्या होता है? a x का स्क्वायर प्लस का b x प्लस का c होता है ना, तो a और ये b, तो माइनस का b बटे a करते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है? c है और ये है, तो माइनस का b बटे c आप करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल को करना आना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं हो सकता है इसी तरीके से आपको उलझाया जाए पेपर में, जिसके लिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। ठीक है, आपको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। देखो कभी भी अगर त्रिघात आ जाए, घबराना नहीं है, त्रिघात आ जाए तो इस तरीके से पूरा का पूरा इसको आप a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो और इसको d मानो। अल्फा बीटा शून्यक दे देगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ देगा, मूलों का गुणनफल पूछ दिया, तो मूलों का गुणनफल क्या आप कर दोगे? माइनस का d बटे a कर दोगे। माइनस का d देखो a b ये c और ये d, तो d कितना है? ये माइनस का और -2 और बटे a का मान कितना है? 2। ये कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। कैसे याद रखोगे? इसमें 3 तरीका से होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पूछ दिया तो माइनस का b बटे a आप याद रखोगे। अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा पूछ दिया तो c बटे a याद रखोगे। b c, अगला क्या हो जाएगा? माइनस का d। अल्फा बीटा और गामा पूछ दिया तो यानी माइनस, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ वापस से माइनस, तो माइनस का d बटे a आप लगा के इस तरीके से आप आंसर लेके आ जाना। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। देखो मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा नीचे लेके चलता हूँ। अभी 12 तो किए है ना, और थोड़ा मैं नीचे लेके चलता हूँ। देखो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ जहां भी चल जाए। देखो कुछ सवाल यहाँ पर जैसे लिखा गया, यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो हलों की संख्या। आप ध्यान रखना, कभी भी 2 समांतर रेखा होगा तो समांतर रेखा कहीं पे मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। जब तक कहीं मिलेगा नहीं, हल क्या होता है रैखिक समीकरण में? 2 चर वाले रैखिक समीकरण में वहां पे हल होता है जहां पे क्या होता है? दोनों रेखाएं मिलती है। हो सकता है हमेशा मिल रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं समपाती, यानी एक ही पाती में आ रहा है, एक ही कतार में आ रहा है, एक ही पूरा वही है, ये है। ठीक है, तो समपाती हो गया।
और अगर ऐसा भी तो होता है कि चलेंगे साथ साथ, एक ही दिशा में चलेंगे, यानी x का गुणांक वाला का अनुपात दोनों में से और y का गुणांक का अनुपात, x के गुणांक का अनुपात करेंगे y के गुणांक का, तो दोनों बराबर आएगा। लेकिन अगला जो है, जो अचर है, उसका अनुपात बराबर नहीं आएगा, ठीक है ना, ये बाकी का x और y वाले से। तो इसमें आप याद किए होंगे, क्या याद किए होंगे कि a1 बटा a2 जो है वो इक्वल होता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के इक्वल नहीं होता है। ये दोनों क्यों इक्वल होता है? क्योंकि ये जो है x वाला होता है और ये क्या होता है, y वाला होता है, यानी डायरेक्शन दोनों का दोनों क्या रहेगा, सेम होगा। ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे ही जाएगा, लेकिन कब हो मिलेगा नहीं, तो मिलवा नहीं करेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। तो जब समांतर है तो कोई हल होगा, नहीं होगा तो कोई हल नहीं होगा। अगर बोल दे कि प्रतिच्छेदी होगा तब एक हल होगा, क्या होगा, एक हल होगा। अगर बोलेगा संपाती होगा तो हर जगह पे तो चिपक के चल रहा है, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनगिनत हल होगा, ठीक है, अनंत हल होगा। तो इस प्रकार से हम याद रखेंगे। और जो चिपक के चलता है उसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी, और जो ऐसे चलेगा समांतर उसको बोलेंगे विरोधी। विरोधी काहे बोल रहे हैं, विरोधी हमको बोलते हैं हमारे खिलाफ कोई है। तो दोनों कभी एक पॉइंट पे मिला है नहीं, दोनों का बात विचार नहीं मिल रहा है कभी भी, पहले है दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही से बिल्कुल बराबर गैपिंग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विरोधी। और इसको क्या बोलते हैं, अविरोधी। ऐसे भी है तो बहुत सी जगह ही तो अब विरोधी हो गया, विरोधी नहीं अविरोधी होगा, क्या होगा, अविरोधी। कोई एक पॉइंट पे तो मिला ना, ऐसा याद रखो ना कि कोई एक पॉइंट पे तो इसका विचारधारा मैच किया ना, ये वाला बिंदु तो इसमें भी, ये वाला बिंदु इसमें भी है, कुछ चीजें तो है दोनों में कॉमन है, कोई एक पॉइंट तो है ना कॉमन, तो ये भी क्या हो जाएगा विरोधी, ये भी क्या हो जाएगा विरोधी। तो कहीं विरोध नहीं किया है और यहाँ पे क्या है विरोधी हो जाएगा, कोई कभी मिलवे नहीं किया है, कभी नहीं मिला है। तो विरोधी अविरोधी पूछ देगा, संपाती पूछ देगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको सवाल पूछ देता है, क्योंकि यहाँ ये वाला क्वेश्चन से सवाल अलग अलग तरीके से आपको बनेगा, ठीक है। देखो यहीं पे पूछा है ऊपर जो सवाल है, इसको अगर आप ध्यान दोगे, बोला गया k के किस मान के लिए समीकरण निकाय ये वाला और ये वाला का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय माने केवल और केवल एक हल, तो कटेगा तब ना होगा, कटेगा कब, जब x का आगे वाला e और e का अनुपात यानी k बटे 6 और इसका अनुपात यानी माइनस का 1 और बटे माइनस का 2 ये बराबर नए होना चाहिए, बराबर नए होना चाहिए, नहीं कट गया, द्वितीय ही 6, यानी k का मान 3 के बराबर नए होना चाहिए। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, बोल रहा है k का मान 3 नए होना चाहिए। तो आप ये सब चीजें याद रखोगे, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 कब होता है, जब प्रतिच्छेद करेगा, यानी एक हल होगा तब। संपाती तो a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। अगर कोई हल नहीं तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं होगा। तो ऐसे कुछ चीजें आप याद रखोगे ताकि आपका सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। अब जरा देखो कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इस सब सवाल जो है ना हमेशा बनता है। देखो सवाल यहाँ फिर से पूछ दिया, कौन द्विघात समीकरण, नहीं आप चेक कर लोगे कि x या y में कुछ होगा, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। आप उस अनुसार से चेक करके यहाँ पे बता दोगे। ये तो ऐसी नहीं है, देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है, x पे कभी भी हम बोले थे जो ये x है ना, इस पे कभी भी जो है 1/2, रूट का मतलब क्या होता है, अगर x पे रूट है यानी x का मान क्या ये हो गया 1/2 हो गया पावर। कभी भी भिन्न में पावर नहीं होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे अंक में ना है बाबू, x पे थोड़े ना है, अंक में है, तो ई वाला तो हो जाएगा, ई वाला नहीं होगा। इस तरीके से आपको पकड़ना आना चाहिए आंसर कि कौन सा होगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको करना आना चाहिए। देखो अभी और आपको सवाल दिखाते हैं। अब यहाँ से पूछ दिया, देखो चेंज कर दिया, आपको कंफ्यूज कैसे करता है। आप तो याद किए हो ax का स्क्वायर अब प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, आपको विवेचक पूछ देगा तब डायरेक्ट याद करोगे, अरे विवेचक तो याद किए थे b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना याद किए थे, b का स्क्वायर माइनस का 4ac, और आप मार दोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। देखो बच्चा भी यहाँ पे टिक लगाया हुआ है, लेकिन ये गलत ना हो जाएगा। आप देखो तो जरा, ये a की जगह b कर दिया है और b की जगह a कर दिया है, तो आपको भी वहाँ चेंज करना पड़ेगा, आपको भी वहाँ चेंज करना पड़ेगा। b की जगह आप a कर दो, a स्क्वायर माइनस 4, और a की जगह b कर दिया तो a की जगह b कर दो, तो a का स्क्वायर माइनस 4bc, a का स्क्वायर माइनस 4bc, ये ऑप्शन आप लगाओगे। ऐसे आपको ध्यान देके चलना है,
आपको कहाँ पे लगेगा तो बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इस तरीके से हो सकता है कंफ्यूज किया जाए। ठीक है, आप ये सब बातों को ध्यान रखोगे। ठीक है, अब आपको और भी चीजें दिखाता हूं, कहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे विविधिकर और विवेचक वही वाला होता है। तो सेम एगो समीकरण दे दिया, x का स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 1, यानी आगे है a का मान है 1, ये है b प्लस 4 और ये c। आपको सीधे याद होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मान रखो, आपको d निकल के आ जाएगा। मान रखोगे 4 चौके 16 माइनस 4 गुने 1 गुने 1, 16 माइनस 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 12। आप उस अनुसार से आंसर लगा दोगे। ठीक है, और चीजें आपको जानना क्या है, देखो समीकरण दे दिया कहीं पे और a का मान पूछ दिया और एगो मूल दे दिया है, क्या होगा a का मान। तो एक मूल दे दिया है ना, सीधे आप एक मूल अल्फा मान लो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, कितना होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस का b बटे a होता है। ठीक है, और b की जगह कितना है, माइनस का a लिखेंगे, और a का मान कितना है 2 है, और अल्फा का मान कितना है, उस अनुसार से आप करोगे। और एक तरीका आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा करने का। यहाँ से देखो क्यों नहीं आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो देखो ये a ले लिए माइनस में और बटे 2 कर दिए, और यहाँ भी a को है तो बीटा भी हो जाएगा और ये a भी हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो क्या करो, पहले निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा करो, तब क्या होगा 6/2, और अल्फा का मान कितना है 2 कर दो, एगो मूल है ना, और गुना ये बीटा बराबर कितना हो जाएगा 6/2 यानी 3। बीटा का मान कितना हो गया 3/2। अब अल्फा का मान 2 हो गया और बीटा का मान कितना हो गया 3/2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बटे a होता है। तो माइनस का मान a रख दोगे आप यहाँ पे, और ये हो जाएगा 2। अब इसको आप सोल्व कर देना, 2 दूनी 4 और 3 7/2 बराबर माइनस a/2। इसको काट देना, a का मान आ जाएगा माइनस का 7। इस तरीके से आप सोल्व कर देना। ठीक है, ये ऑप्शन आप लगा देना। ऐसे आप सवाल को करोगे ना, आपको आसान बन जाएगा सवाल सारा। ठीक है, देखो और भी चीजें आपको थोड़ा सा एकदम बिल्कुल नीचे लेकर चलता हूँ। कौन कौन सा सवाल देखो रिपीट होता है, एपी वाला थोड़ा सा आप देख लो। एपी में आपको इस तरह का सवाल जो है ना, आपको हमेशा आता है कौन सा पद 29 है। मान लेते हैं एन पद क्या 29 है, आप फॉर्मूला लगा देना a प्लस n-1 गुना का d, और इसको लिख देना 29 के बराबर कर देना, आपका n निकल के आ जाएगा। a दिल है ये है यहाँ पे 5, d अंतर पता चलिए रहा है, सार अंतर 2 है, पीछे में से आगे के आप घटा दोगे, n का मान यहाँ से आप निकाल दोगे। इस तरीके से आपको सवाल को करना चाहिए। देखो थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं सवालों को, और नीचे थोड़ा सा डायरेक्ट मैं नीचे लेके चलता हूँ। देखो देखो ये जो सवाल है ना रिपीट होने वाला, असंभव घटना की प्रायिकता पूछ दिया हो सकता है आपसे। ये सारे सवाल को मैं करा दूंगा आप सबको। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता पूछ देता है या फिर निश्चित घटना की प्रायिकता। तो निश्चित घटना की प्रायिकता आप याद रखोगे कितना होता है, 1 होता है। और अगर आपसे पूछ दिया कौन सा घटना का प्रायिकता, असंभव, तो असंभव है तो असंभव घटना का प्रायिकता कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सवाल आपका बनता है कभी ना कभी। ठीक है, और सवाल देखो प्रायिकता से क्या बन रहा है सवाल, प्रायिकता सवाल देखो, यदि किसी घटना की होने की प्रायिकता है और तो नहीं होने की प्रायिकता, तो एक में से घटा दोगे 0.07 को, तो आपको आ जाएगा 0.93। ठीक है, ये वाला आंसर आप मार दोगे सही। ठीक है, अब घटाकर इस प्रकार से आपको करना आना चाहिए। प्रायिकता से देखो बहुत आसान सा सवाल बनता है। देखो जरा बोला गया है 2 सिक्के की उछाल में संभव परिणामों की संख्या। हम आपको एक वीडियो में बताए थे, प्रायिकता का सवाल कराए हैं पूरा का पूरा। अगर सिक्का 2 उछल रहा है तो 2 सिक्का उछला है ना, तो 2 पर पावर क्या कर दोगे 2 कर दोगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी संभव परिणाम की संख्या 4 हो जाएगा। पूछ देगा पासा, तो पासा जो है वो 6 होता है, 2 बार उछलेगा तो 6 पर पावर 2 हो जाएगा 36, 1 बार उछलेगा तो खाली 6 पर पावर 1, ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, अगर कोई सिक्का है तो सिक्का अगर 3 बार उछलेगा तो 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा आंसर। ऐसे आप करोगे सवाल को, आपका बनेगा सवाल। ठीक है ना, मजा आ जाएगा। आप ना बिल्कुल जितना भी समय बचा उसमें बढ़िया से फोकस करो। आपका पहला दिन ही मैथ है, अच्छे से करना है आपको। देखो यहाँ पे बोला गया किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान, कभी भी प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, अधिकतम मान 1 होता है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह का सवाल आपको प्रायिकता से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो सवाल जो है यहाँ से पूछा गया है
देखो सवाल किस तरीके से आसान बनता है। पूछ दिया है बहुलक, बहुलक वाला आ जाएगा, आपको छोड़ना नहीं चाहिए। बहुलक यानी बोला गया है यहाँ पे 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 बहुलक, यानी जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो जाएगा उसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। देखो 9 9 9 3 बार, और कोई 3 बार आया है तो आंसर क्या मार दोगे, 9 मार दोगे। इस तरह का सवाल आपको छोड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से आपको पूरा जाएगा पूरा का पूरा 50 गो ऑब्जेक्टिव, अगर आपको बिल्कुल दिक्कत होता है ऑब्जेक्टिव करने में। देखो ये जो सवाल है ना, ये तो लगता है खानदानी सवाल है, हर बार आता है परीक्षा में। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, इसमें आप ध्यान रखोगे कौन हो जाएगा, मानक विचलन। जो माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़े तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप तो है ये है। कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, मानक विचलन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो समझ लो फोकट का नंबर इहो साल हो आ जाएगा ये वाला एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ कुछ सवाल जो है ना एकदम बिल्कुल आ जाता है सेम टू सेम एकदम, कि कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ भी क्या है, माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया हुआ है, माध्यिका निकालना है। देखो फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे ना आपका फटाक से हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है, 3 गुने जो माध्यिका होता है वो बहुलक प्लस बहुलक जो होता है वो, और प्लस 2 गुने माध्य, इसको आप याद कर लोगे, यहां से आपका सवाल ही वाला बन जाएगा। 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य, यानी माध्यिका 3 गुना, बहुलक 1 और माध्य 2 गुना, दोनों को जोड़ देते हैं तो 3 गुना माध्यिका क्या होता है, अकेले हो जाता है। देखो समांतर माध्य पूछ देगा, यानी इसके बीचों बीच में, तो दोनों को जोड़ के दूसरे क्या कर दोगे आप, भाग दे दोगे। ऐसे सवाल को बनाना फटाफट आ जाएगा। देखो कभी भी आपको पूछ दे ये वाला सवाल, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य, क्या पूछेगा, माध्य। तो यानी माध्य माने कुछ ना औसत होता है, तो 10 गो प्राकृत संख्या सम वाला पूछा है ना, तो 2 से शुरू होगा लेकिन जाएगा कितना तक, 20 तक जाएगा। कितना तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तो 2 का पहाड़ा पढ़ लोगे आप, 10 को पूछा ना तो कितना, 2 दें कि 20, तो 2 का पहाड़ा अगर पढ़ोगे ना तो 1 का पहाड़ा का जोड़ कितना था, 55, तो 2 का पहाड़ा का जोड़ कितना जाएगा, 55 दूनी 110, और कितना संख्या, 10 संख्या, तो 10 तो 10 से क्या कर दोगे, तो 11 आ जाएगा आंसर। आप लगा दोगे 11 एकदम मचक के, ठीक है। ऐसे आप करना सवाल को, एकदम मजा आ जाएगा सारा सवाल करे में, ठीक है। कुछ कुछ देखो तो एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला वाला सवाल आता है। फॉर्मूला आप याद करना जरूरी से, सारा का सारा फॉर्मूला याद रखना। एक आर त्रिज्या वाला अर्ध गोला है, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये गोला होता है पूरा, ठीक है। पूरा गोला का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पूरा गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा कर दिए तो कितना हो जाएगा, खाली ऐसे रहेगा, वक्र रहेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन नीचे वाला पाई आर स्क्वायर हो गया ना तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब कितना मार दोगे, 3 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल आप मार दोगे। तो फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए। देखो ना फॉर्मूला पे कितना सवाल बन रहा है, देखो फॉर्मूला पे सवाल आप देखो, झूठ लग रहा है आपको। किसी शंकु के आधार का त्रिज्या r देले है, ऊंचाई h देले है, तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर h। देखो 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर h कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, और किसी में है। तो इस तरीके से आपको सवाल बनता है, आपको एकदम बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए, एकदम बढ़िया से करना चाहिए सारा, ठीक है। फॉर्मूला कुछ कुछ आप याद कर लो, त्रिकोणमिति आपको छोड़ना नहीं है पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे मान आपको तो एकदम याद रखना चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा है कॉस, अब बोलोगे कॉस 59 का मान थोड़े हमको याद है, tan 80 का मान थोड़े याद है, sin 31 का मान थोड़े याद है, cot 10 का मान थोड़े याद है। अरे नहीं याद है, आप देखो ना खुद, इसको देखो और इसको देखो, ये दोनों मिला के 90 हो रहा है, और देखो इसको ये दोनों मिला के 90 हो रहा है। ये भी cos 59 है और यह तो cos 59 है, ये tan 80 है, भी तो tan 80 काटेंगे तो एक आगे कितना जाएगा, एक ना आएगा आंसर। आप पढ़े होगे ना फॉर्मूला, cos 90 माइनस थीटा तो कुछ होता है sin थीटा, तो sin 31 को आप क्या करोगे, sin 31 को आप नहीं लिख सकते हो, 90 माइनस 59, तो ये यहाँ से आप क्या हो जाएगा, sin 31 से ना होगा, और ये पूरा का पूरा सोल्व करोगे तो इसको लिख देंगे cos 59, और cos 59 अगर आप लिखोगे तो cos 59 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, कट के 1 गुना 1 क्या हो जाएगा आंसर, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको सवाल को करना चाहिए, ठीक है। घन का आयतन दे दिया है, भुजा निकालना है। आयतन घन का क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है, तो भुजा का क्यूब बराबर लगा दोगे 2 7 4 4, इसका आभाज्य गुणनखंड कर देना, 3 3 का जोड़ा निकाल के आप फटाक से लेके आ जाओगे आंसर। यार ऐसा सवाल आएगा, आप नहीं करोगे पेपर में फिर तो गलत बात है। आपको तैयारी बढ़िया से करना चाहिए, आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव सवाल लाना है, करके सही करके लाना है, ठीक है। और आप ये सारी बातों का ध्यान रखोगे तो ये सब इस तरीके से पूरा का पूरा सवाल हम आपको दिखाए हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से सवाल आपका एकदम बिल्कुल परीक्षा में, देखो कभी भी ये जो सवाल है यहाँ पे कि 2 बेलनों के त्रिज्या का अनुपात 2:5 दिले है, ऊंचाई का अनुपात 5:2 दिले है, तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात में घबराना नहीं चाहिए आपको, दोनों का चाहिए, बेलने है ना,
अनुपात यहाँ पे दे दिया है, ऊंचाई का अनुपात दे है, आयतन का अनुपात, आयतन का चीज सीधे होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका भी तो वही हो जाएगा ना पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर दोनों का दोनों अलग है, ये तो खत्म हो जाएगा पाई से पाई, दिक्कत तो यही है ना। तो देखो ये 2 और 5 है तो ऊपर का हो जाएगा, मान के चलो 2r ले लेते हो, तो इसका स्क्वायर अगर स्क्वायर ही होगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो त्रिज्या वाला में स्क्वायर होगा लेकिन ऊंचाई वाला में ऐसी का ऐसी रह जाएगा, तो ऊंचाई वाला में 5 और 2 तो सेम 2 सेम आ जाएगा 5 और 2, लेकिन त्रिज्या वाला में कुछ होगा 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 25, अब काटोगे तो 5 5 25 और 2 दूनी 4, तो 2 बटे कितना आ जाएगा 5, 2 अनुपात 5 किस में नजर आ रहा है, इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव सवाल को लगाना चाहिए। ठीक है, आपको ये सारा बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं बीच में कुछ सवाल को छोड़ा हूं, आप वो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे बोला गया 12 सेंटीमीटर व्यास है, उसका गोला का आयतन निकालना है, व्यास देले है तो त्रिज्या 6 ना हो जाएगा, और त्रिज्या 6 हो जाएगा तो गोले का आयतन सीधे क्या हो जाता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का क्यूब, लगा दोगे आ जाएगा आंसर एकदम हंसते खेलते कूदते। ठीक है, अब ऐसे ही सवाल को करना, आप कमेंट करके अगर आपको लगे कि नहीं हमको सवाल ये पूरा का पूरा नहीं बन पाता है, बड़ा दिक्कत होता है मैथ में, तो आप कमेंट करना, मैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूरा का पूरा आपको कराऊंगा, आपको हर हाल में मैथ में नंबर लाना है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मैथ का सवाल लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और उसमें बढ़िया से सवालों को करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में।